अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद लिया। जनाब काजी ने एक मरतबा फिर सलमान अकरम राजा और जुबैर नियाजी को अंदर वाड़ के जनाब लगा ली है कुंडी, और फिर अंदर जो कुछ हुआ है वो तारीख का हिस्सा, रेस्ट इज दी हिस्ट्री। आज वाकईतन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक अहम तरीन दिन था, क्योंकि इस अहम तरीन दिन में काजी ने बगैर किसी लगी लपटी के सबको वाड़ के रख दिया है। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर मैंने जिक्र किया है जुबैर नियाजी और सलमान अकरम राजा का, तो इसका मतलब ये है कि ये मामला किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ रिलेट करता है। और जहां जहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जिक्र आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो वहां वहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कोई गंद ना करे, कोई चवल ना मारे, या कोई खामखा चाय की प्याली के अंदर तूफान उठाने की कोशिश ना करे। ऐसा होना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी हरकत करते हुए जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अबू जहल हैं, वो ये बात को भूल जाते हैं कि जनाब सामने जो बंदा बैठा है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा से आप 200 तरह के इख्तलाफ कर सकते हैं, और वो 100 तरह के इख्तलाफ खंदा पेशानी के साथ सुन भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप जस्टिस काजी फाइज ईसा पर कीचड़ उछालने की कोशिश करें, या आप जस्टिस काजी फाइज ईसा की इंटीग्रिटी को चैलेंज करने की कोशिश करें और काजी फाइज ईसा चुप कर जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं इस केस की तफसीलात जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे समाता, जहां पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो पीटीआई की लीडरशिप है उसको धो डाला, उस पर का जिक्र करने से पहले मैं अगर आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान एक से ज़ायद मरतबा मुख्तलिफ फोरम्स पर, मुख्तलिफ एक्स ऐप के ऊपर जारी स्पेसेस पर, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ऑफिशियल की जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो तमाम लोग जिनको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने धक्के दे दे के कमरे से बाहर निकाल दिया, यानी अपनी जमात से बाहर निकाल दिया, और अब वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में वापस आने के लिए जनाब बहुत ज़्यादा तगोदो कर रहे हैं। मेरा इशारा जनाब फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और अली जैदी साहब पर है। ये तमाम लोग मिलकर एक ऐसा नया माहौल तश्कील देने की कोशिश कर रहे थे जहां पर इनके लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बंद दरवाजे खुल जाएं, और इसी सिनेरियो के अंदर दो इंपॉर्टेंट पेश रफ्तें हुई हैं गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान। एक, जनाब फवाद चौधरी साहब समेत जो पीटीआई की साबिक लीडरशिप थी उसको जनाब अली अमीन गंडापुर साहब और जनाब असद कैसर साहब की तरफ से ये पैगाम दिया गया कि कीप योर माउथ शट, अपनी ज़ुबान को तालू के साथ लगा कर रखो, ज़्यादा फजूल बोलने की ज़रूरत नहीं है, और अगर फजूल बोलना बंद ना किया तो फिर ये जो दरवाजे बंद हैं इनको हम भी नहीं खुलवा सकेंगे, क्योंकि खान ताड़े थे गए पाइन बहुत तता। और फिर इसी सिनेरियो के अंदर जनाब फवाद चौधरी साहब की तरफ से एक वीडियो पैगाम आता है सामने, और इस वीडियो पैगाम के अंदर फवाद चौधरी साहब इस बात का मशवरा देते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप को कि जिस तरह दो शख्सियात ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना नुकसान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ना जनरल बाजवा ने पहुंचाया है, ना जनरल आसिम मुनीर ने पहुंचाया है, और ना ही जनरल नदीम अहमद अंजुम ने पहुंचाया है। जनाब फवाद चौधरी साहब कहते हैं, और उनका ये मानना है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली दो शख्सियात में सरे फहरिस्त हैं जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, और दूसरे नंबर पर आते हैं जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब। और इन दो शख्सियात के ऊपर हमले करना या इन दो शख्सियात को कॉर्नर करना इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की टॉप मोस्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब समेत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कई और उनसे वाबस्ता लोग इस बात का इजहार करते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अगर अदालतों में रेमेडीज चाहिए, अगर उनको अदालतों में किसी तरह की कोई गुंजाइश चाहिए, तो फिर इसके लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को मुतनाज़ बनाना और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ केसेस सुनने से रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों ने जस्टिस गुलजार का वो फैसला भी कोट किया है अपने एक्स अकाउंट्स के ऊपर कि जनाब जस्टिस गुलजार ने जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बिलखुसूस इमरान खान साहब के हवाले से मुकदमात सुनने से रोक दिया था, और वो जजमेंट जो जनाब जस्टिस गुलजार साहब ने दी थी वो फैसला अभी भी जो है वो स्टैंड करता है। लिहाजा जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को यह मामला सुनना नहीं चाहिए। अब होता क्या है, होता यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है पंजाब के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से
جو کیس ہے وہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں، وہ ان کے مرضی کے مطابق وہاں پر ٹربیونلز بن جاتے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ ان ٹربیونلز کو کارروائی کرنے کا آرڈر بھی دے دیتی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ان ٹربیونلز کو غیر آئینی تصور کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ٹربیونلز کی تشکیل صرف اور صرف الیکشن کمیشن کا حق ہے، اور ہائی کورٹس جو ہے یعنی جو جوڈیشری ہے وہ اس کے لیے صرف نام بھیجے گی الیکشن کمیشن کو، وہ کس میں سے اس میں سے کس کو کی تقرری کرنی ہے، یہ سارا کے سارا اختیار الیکشن قواعد اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ نے ان کی اس توجیہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن کے خلاف دے دیا، جس پر الیکشن کمیشن نے ان ٹربیونلز کے اندر اپنی ریپرزنٹیشن نہ کرنے اور ان ٹربیونلز کے اندر اپنی طرف سے کسی بھی وکیل کو پیش نہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ ابتدائی طور پر 2 رکنی بینچ بنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی درخواست پر، جہاں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس معاملے کو لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے ججز کمیٹی کو بھجوا دیا، اور پھر ججز کمیٹی نے اس معاملے کے اوپر ایک نیا بینچ تشکیل دیا ہے، جس کو ہیڈ کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ یہ 5 رکنی بینچ بنایا گیا ججز کمیٹی کی طرف سے، جس میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عقیل عباسی صاحب شامل تھے، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس فل کورٹ، اس 5 رکنی فل بینچ کی جو ہے اس کو وہ ہیڈ کر رہے تھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس وقت آج اس کیس کی سماعت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات آج ممکنہ طور پر سامنے آ جاتی کہ کیا الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو موقف اختیار کیا گیا ہے وہ درست ہے یا غلط ہے، اور یہ ججمنٹ سامنے آنے کے بعد یہ اس وقت جو الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے کاروائیاں چل رہی تھیں اس کے اوپر بھی بہت بڑا جو ہے نا، یا تو اس کو سیٹ بیک ہونا تھا یا اس کو تقویت ملنی تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ کاروائی کے آغاز پر ہی پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نیاز اللہ نیازی نے چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر جو ہے وہ اعتراض اٹھا دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی موجودگی کے اندر پاکستان تحریک انصاف یہ کیس نہیں جو ہے اس کو پلیڈ کرنا چاہتی، اور پاکستان تحریک انصاف اس بات کی استدعا کرتی ہے کہ اس کیس میں جو ہے نا اس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نکالنے کے لیے یا اس کیس کو کسی دوسرے بینچ میں ریفر کر دیا جائے، یا ایک نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے جس کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب موجود نہیں ہوں گے۔ اور چونکہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل جناب سکندر بشیر محمد صاحب جو ہیں وہ دلائل دے رہے تھے، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نیاز اللہ نیازی سے کہا کہ ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل صاحب جو ہیں یہ دلائل دے رہے ہیں، ان کے دلائل ختم ہو جانے دیں، پھر جو ہے نا ہم آپ کی بات سنتے ہیں، ابھی آپ جا کر بیٹھیں اپنی سیٹ پر۔ لیکن وہ پی ٹی آئی والا بندہ کون بھائی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو عقل کی بات سن لے یا نرمی کی بات سن لے وہ تو ڈھٹائی پر مادہ ہے نا۔ دیکھیں جو بندہ گھر سے لڑنے آیا ہے، جو ایک جو ہے نا فس کو کریٹ کرنے آیا ہے، جو گندگی اچھالنے آیا ہے، تو اس نے تو جس کام کے لیے آیا ہے، جس ایجنڈے پہ آیا ہے، تو اس نے تو وہی کام کرنا ہے، وہ تو پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ آپ کا کیا خیال ہے اپنی باری کا انتظار کرے گا؟ ممکن نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نیاز نیازی کو آشیرواد ملی ہو اور نیاز نیازی جو ہے وہ آ کے کہے کہ اچھا قاضی صاحب آپ پہلے ان کی بات سن لے، میں بعد میں اپنی رائے دوں گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ اس کی تو کوشش ہوگی سینگ پھنسانا، تو اس نے سینگ پھنسایا، اس کو نہیں پتا کہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہے وہ سینگ بھان دینا ہے، اس کے ہاتھ میں سینگ آئے ویسے کر کے مڑوڑے گا، دونوں سینگوں کو توڑ کے سائڈ پہ رکھ دے گا، پینٹا ریڈ سینگ بھی نہیں جگنے۔ اب اس طرح کی جو سچویشن تھی وہاں پر نیاز نیازی صاحب نے اپنے سینگ بھنسانے کی کوشش کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سکندر بشیر کو تو کرایا چپ، تو ان کا تو آیا کاکا میدان میں، اور نہ صرف ان کو بلایا بلکہ ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ کو بلایا، اور سلمان اکرم راجہ سے پوچھا کہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ مین کونسل کون ہے؟ انہوں نے کہا جناب میں ہم خاکسار۔ اور نے کہا جناب یہ جب پچھلی سماعت ہوئی تھی، جب ہم نے اس کیس کو فل کورٹ کے یہ 5 رکنی فل کورٹ کے لیے بھجوایا تھا، تو کیا آپ سے پوچھا تھا
कि आपको इस बेंच के ऊपर, ये जो 2 रुकनी बेंच है, इसके ऊपर किसी को पर एतराज़ है? तो आपने कहा था जी नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आपसे 1 से ज़ायद बार पूछा गया कि जनाब अगर कोई एतराज़ है तो अभी बता दें। आपने कहा कि जी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो अब इस नमूने को कहाँ से उठा के ले आए हैं हम हमारे सामने कि ये नमूना यहाँ पे खड़ा होके कहेगा कि जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा का जो है उसको मेरा केस नहीं सुनना चाहिए। ये होता कौन है ये कहने वाला? हम यहाँ पे अपनी बेइज्जतियाँ कराने आए हैं? हम 2 टके के लोगों के सामने खड़े होकर जनाब अपनी दस्तार जो है उनसे उछलवाने आए हैं? ऐसा नहीं हो सकता। जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा। इस दौरान जनाब जो थे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, उन्होंने इस मामले के अंदर मुदाखलत की और उनसे पूछा कि जनाब ये जो है आपको बेंच पर इतराज़ क्या है? जिस पर जनाब न्याज न्याजी का ये कहना था कि ये मेरे मौक्कल का इतराज़ है कि चीफ जस्टिस बेंच पे ना बैठें, यह केस किसी दूसरे बेंच को भेज दिया जाए। जिस पर जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा कि हमने आपसे पहली समाअत पर ही पूछ लिया था कोई एतराज़ है? आपने जवाब दिया था कि हमें कोई एतराज़ नहीं, क्यों ना न्याजुल्लाह न्याजी का केस पाकिस्तान बार काउंसिल को भिजवा दे। चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि क्या हम अपनी बेइज्जती यहाँ पर कराने बैठे हैं? बेंच मैंने तश्कील नहीं दिया, बेंच कमेटी ने बनाया है। और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो स्कैंडलाइजेशन है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ऐसे रवैये पर कार्रवाई करेंगे। पहले भी जो है मुतअद्दिद मरतबा इस बात को इशू बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। बेंच पर एतराज़ उठाना महज हेडलाइंस बनवाने के लिए है ताकि टीवी चैनल्स के ऊपर हेडलाइंस चलें, टिक कर चले और अगले दिन अखबारात के अंदर ये जो तलखी है उसकी खबर शाया हो। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने इसके ऊपर कहा कि जनाब आप तैयार हो जाएं, अब आपको आपके ख़िलाफ़ जो आपकी लाइसेंस मनसूखी के लिए, यानी न्याजी साहब को ये बात कही गई है कि आपके लाइसेंस की मनसूखी के लिए या मुअत्तली के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल को आपके रवैये के बारे में रिपोर्ट किया जाएगा और पाकिस्तान बार काउंसिल से कहा जाएगा कि जनाब आप जो है ना इस बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, ये बंदा इस लायक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए और आकर जनाब यहाँ पर आकर ये अपनी जो है ना मुअक्कलान की पैरवी कर सके और कहे ऐदे मुअक्कल भी ना बुशरा बीबी दे कोल ही भेज दो। वो उनके पास भी मुअक्कलात हैं, ये वाले भी मुअक्कल उनके पास जाएंगे तो उनके पास मुअक्कलात की तादाद में इजाफा होगा और वो ज़्यादा असर दिखा सकेंगे। इंपॉर्टेंट सूरत हाल इस वजह से भी है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जिस तरीके से देखिए, मैंने आपको कहा ना कि आपको एतराज़ हो सकता है कि जनाब दौरान समाअत जज साहब का कंडक्ट ठीक नहीं होता या जज साहब बोलने का मौका नहीं देते, बहुत ज़्यादा इंटरप्शन करते हैं, किसी तरह बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं, हम किसी तरह के भी एतराज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़ैसला अगर आइन और कानून से मावरा है तो फिर तो इतराज़ की गुंजाइश बनती है। जहाँ पर आइन बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से दस्तूर पाकिस्तान के अंदर पूरा एक चैप्टर मौजूद है और वहाँ पर ये बात बताई गई है कि इलेक्शन कमीशन होगा, इलेक्शन कमीशन के बुनियादी अगराज़ व मकासद क्या हैं, कमीशन के अंदर कौन कौन लोग शामिल होंगे, उन कमीशन अरकान की तकर्री कैसी होगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री कैसे होगी, इंतखाबात किस तरीके से कराए जाएंगे, इंतखाबात के बाद एतराज़ात को किस तरीके से सुना जाएगा और उसके बाद जो इन एतराज़ात की समाअत के लिए जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो कैसे तश्कील दिए जाएंगे। और आइन के अंदर किसी जगह पर ये बात नहीं लिखी कि जनाब जो इलेक्शन कमीशन है वो इन ट्रिब्यूनल्स के लिए जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मशवरे का पाबंद है। किसी जगह पे आइन के अंदर ये बात नहीं लिखी। तो जब आइन एक बात वाज़ेह करता है, आइन एक बात के ऊपर, एक मामले पर इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार बनाता है और उसके अंदर कोई इफ एंड बट्स नहीं है, कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं है, तो वहां पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा गया, वहां पर आप जिस मर्जी जज को लाकर बिठा दें, अगर तो वो आइन के ऊपर चलने वाला जज है तो फिर वो इसके ऊपर जेर जबर पेश की कोई भी हेर फेर नहीं करेगा। अब इन लोगों की ये ख्वाहिश है कि जनाब ये हेर फेर कर दें, इनको चाहिए उमर अता बंदयाल। बल्कि मुझे याद आया उमर अता बंदयाल से कि जनाब मुईद पीरज़ादा साहब आजकल
चार जोकर्स एक जगह पर बैठते हैं। साबिर शाकर साहब होते हैं, मुईद पीरजादा साहब होते हैं, उनके साथ वजाहत एस खान साहब होते हैं, और उनके साथ मेरे ख्याल है एक और भी है कोई बैरून मुल्क वाला, शहबाज गिल। ये चारों आपस में बैठ के गपशप लगाते हैं। तो मुईद पीरजादा ने एक ऐसे ही यूट्यूब चैनल के ऊपर इस बात का इंकशाफ किया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे जज पीटीआई को कौन से जजेस चाहिए। उसने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस बात का इतराफ़ भी किया, इंकशाफ भी किया कि जिस वक़्त इमरान रियाज खान साहब को पकड़ा गया था, गिरफ्तार किया गया था, उस वक़्त जनाब मुईद पीरजादा साहब ने खुद राब्ता किया था उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब से, और उन्हें इस मामले का नोटिस लेने और इमरान रियाज को रिहा कराने के लिए उनसे सिफारिश की थी। और उनकी इस सिफारिश के बाद उमर अताब बंदयाल साहब इस मामले में ना सिर्फ मुतहर्रिक हुए थे बल्कि इमरान रियाज खान की रिहाई भी पॉसिबल हुई थी। ये मैं नहीं कह रहा, मुईद पीरजादा साहब का शो इस वक्त यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है। आप वहां पर जाके इस चैनल के ऊपर इन तमाम चीज़ों को जाकर सर्च कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें ना, इनको इस तरह की चीज़ें दरकार है जहां पर जब मर्जी से, जिस तरीके से मर्जी, जनाब एक जर्नलिस्ट उठ के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सिफारिश करता है और चीफ जस्टिस उसकी सिफारिश के ऊपर अमल दरामद करता है। इत्थे तो चीफ जस्टिस भाई हाथ नहीं मिलाता किसी दूजे नाल, तो ये वाला चीफ जस्टिस इनको कैसे पसंद आएगा। लिहाजा जो हालात हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का इदराक करना चाहिए, उन्हें बंदा बंदा देख के अपना जो है ना पॉलिसी बनानी चाहिए। अब कहाँ आप, कहाँ जस्टिस काजी फायज ईसा, तो ये सलूक तो अंदर वाड़ के तो फिर उन्हें कुंडी लानी है ना, फिर वो कुंडी लगाती है, फिर कुंडी लगाएंगे तो फिर होगी ठुकाई, और ठुकाई भी जो है वो अगर को बलोच करेगा तो फिर बड़ी खौफनाक करेगा। अपनी राय को ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।